तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोग डीसी मशीन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, आज के सेशन में भी डीसी मशीन के क्लासिफिकेशंस पे डिटेल डिस्कशन होगा। जितने भी क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं डीसी जनरेटर्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जनरेटर वाला सेक्शन कवर करेंगे एंड देन मोटर वाले पार्ट में एंटर करेंगे डीसी मशीन्स के। जैसे कि जितने भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन होती हैं, उन सारी मशीन्स की दो पार्ट होते हैं, एक जनरेटर पार्ट, दूसरा मोटर पार्ट। तो जैसे कि सिंक्रोनस में हम लोगों ने डिस्कस किया सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन में डिस्कस किया इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर। डीसी में भी जनरेटर एंड मोटर का पार्ट डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जनरेटर वाला पार्ट एंड मोटर वाला पार्ट, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ध्यान देते हैं कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड जैसा कि रिपब्लिक डे ऑफर आपके पास अवेलेबल है, अवेल एक्साइटिंग ऑफर्स ऑन ऑल कोर्सेज एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जितने भी कोर्सेज हैं और जो भी टेस्ट सीरीज है, जैसे कि गेट की टेस्ट सीरीज है, तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है REPB26, राइट, 26 REPB। ध्यान रखिएगा, आर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, REPB26। और आप जितने भी कोर्सेस हैं एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें एक्साइटिंग ऑफर्स अवेल कर सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है, गेट की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसके लिए अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं GAOTSY, ध्यान दीजिएगा प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने के पास जो कूपन कोड था वो GAOTSX था। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं GAOTSY। तो ये कूपन कोड यूज करने से आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एक्साइटिंग ऑफर्स अवेल कर सकते हैं एंड सरप्राइज डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए ये ऑफर वैलिड है, फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स। तो जल्दी करिए, राइट। तो SSC जेई के लिए गेट एकेडमी की टीम पेपर 1 प्रिपेयर करने के लिए ई बुक लॉन्च कर चुकी है एंड ये इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज कंबाइंड ई बुक है, कि एक ही बुक में सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और ईयर वाइज कि सारे सब्जेक्ट्स के ईयर वाइज पर्टिकुलर ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं वो सारा कॉम्बिनेशन आपको एक ही बुक में देखने के लिए मिलेगा। SSC जेई पेपर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक, इस बुक का नाम है। तो आप प्ले स्टोर से इस बुक ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक है, नॉट अ फिजिकल फॉर्म। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो इस ई बुक का लिंक भी अवेलेबल होगा, तो वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस ई बुक तक पहुंच सकते हैं और फ्री सैंपल्स विजिट कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जाके फ्री सैंपल्स जरूर देखिएगा। नाउ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, सॉरी, ये हो गया GAOTSY, आपको यूज करना है, राइट, नॉट SX। नेक्स्ट, RRB जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं, राइट। एंड गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 2, CBT 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, CBT 2 499 में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं तो 777 में एनरोल कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर अपकमिंग एग्जामिनेशन RRB जेई के लिए, राइट। तो CBT 2 अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 499 में एज ऑफ नाउ आप एनरोल कर सकते हैं। एंड अभी 26 जनवरी 25 से 26 जनवरी के बीच में करते हैं, तो एक्साइटिंग ऑफर्स अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको REPB
26 कूपन कोड यूज करना है, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया। गेट का जो कोर्स है गेट 2026 2222 में अवेलेबल है, 27 3333 में, एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। तो रेस्पेक्टिव कोर्सेज की प्राइजेस इंडिकेटेड है, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। एंड गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे आरआरबी जेई एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ईएससी नॉन टेक्निकल 777 में। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है कि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स, मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, और भी जो सब्जेक्ट छूट गए होंगे लाइक ईएमटी, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करके भी कॉम्बिनेशन वाइज भी एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट करनी होगी, राइट। तो गेट एक्सटेंशन फॉर 26 की 25 में आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप 26 के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं अपने कोर्सेज को। यूपीपीएससी एई गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, एंड प्रीलिम्स प्लस मेंस जो कि 1111 में आपको कवर कराया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बार के प्रीलिम्स में, प्री में यूपीपीएससी एई के 22 सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, राइट, प्रीलिम्स वाले सेक्शन में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के नाम से। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं और आपको इस 1111 में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टेस्ट है वो 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 एंड फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 टेस्ट है, राइट। तो इस 76 टेस्ट को आप अटेम्प्ट करके अपने सिली मिस्टेक की कहाँ कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, कौन सा वीक एरिया है, पर्टिकुलर पेपर में टॉपर ने AIR रैंकर्स ने कितना स्कोर किया, आपने कितना स्कोर किया, आपको कहाँ पे और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे थेरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्सेप्ट की वो और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के आइडिया मिलेंगे, राइट। और इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके धीरे धीरे आप ऑफिशियल गेट पेपर तक बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको जस्ट 333 पे करना है एनरोल करने के लिए। और ये जो 76 टेस्ट हैं, इसमें जो डिजाइंड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे गेट स्टैंडर्ड क्वेश्चन के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं।
कि जैसे कि गेट का स्टैंडर्ड होता है, कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सारे ईयर्स में न्यू क्वेश्चन न्यू कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। तो उसी को अप्रोच करके ये 76 टेस्ट गेट एकेडमी की टीम डिजाइन की हुई है, जिसमें कभी भी रिपीटेड क्वेश्चंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल एंड यूनिक क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपकी टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा पीक पे लेके जाएंगे। तो आप 333 पे करके गेट की टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, और इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हैं। नाउ one more slide is there. Let me see. This one. तो जनरल एप्टीट्यूड ई बुक, राइट, कि जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज गेट में अच्छा खासा होता है, जो कि 13 से 15 मार्क्स कवर करता है आपका। 13 से 15 मार्क्स कवर करता है, एक अच्छा खासा वेटेज है। तो जनरल एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसका क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड ई बुक तक पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस बुक की खास बात यह है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 इयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको अदर किसी रिसोर्सेज को विजिट करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट 222 पे करके आप इस ई बुक में को अवेल कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। एंड लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चाहे तो आप उस लिंक में भी जाके डिस्क्रिप्शन में जो अवेलेबल लिंक है उस पर भी क्लिक करके प्ले स्टोर के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जो कि जनरल एप्टीट्यूड ई बुक गेट एकेडमी के करके नेमिंग है इसका, राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी जनरेटर्स और डीसी मशीन, लेट्स से। क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी जनरेटर। तो देखिए, क्लासिफिकेशंस की जब हम लोग बात करते हैं तो डीसी जनरेटर्स के दो क्लासिफिकेशन है, एक सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, और सेल्फ एक्साइटेड भी वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड के बारे में बात करेंगे। एंड सेल्फ एक्साइटेड में सेपरेटली एक्साइटेड के कोई फर्दर पार्ट्स नहीं है, जबकि सेल्फ एक्साइटेड के कुछ और भी पार्ट्स हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जब हम लोग वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड मैपिंग हो जाएगी आपकी, आपको रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है। सेल्फ एक्साइटेड के फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे कि शंट एक्साइटेड मशीन, सीरीज एक्साइटेड मशीन एंड कंपाउंड एक्साइटेड मशीन। शंट, सीरीज एंड कंपाउंड दोनों का मिक्सचर, शंट एंड सीरीज का, राइट। तो शंट एक्साइटेड मशीन, सीरीज एक्साइटेड मशीन एंड कंपाउंड एक्साइटेड मशीन। एंड देन फर्दर कंपाउंड एक्साइटेड मशीन के फर्दर क्लासिफिकेशंस है, लॉन्ग शंट मेथड एंड शॉर्ट शंट मेथड। लॉन्ग शंट मेथड एंड शॉर्ट शंट मेथड। एंड देन लॉन्ग शंट के भी अगेन फर्दर टू क्लासिफिकेशंस है,
डिफरेंशियल कंपाउंड एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड। सिमिलरली शॉर्ट शंट के भी दो क्लासिफिकेशंस है, डिफरेंशियल कंपाउंड एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड। एंड देन क्यूमुलेटिव के भी फर्दर क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। ओवर, फ्लैट एंड अंडर कंपाउंडेड डीसी जनरेटर्स, राइट। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशंस हम लोगों को डिस्कस करना है, इन सारे मशीन्स को डिस्कस करना है इन डिटेल। तो पहले हम लोगों ने जनरेटर्स के, डीसी जनरेटर्स के क्लासिफिकेशन में क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे डीसी जनरेटर के दो क्लासिफिकेशंस हैं, दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, जो कि सेपरेटली एक्साइटेड मशीन एंड सेल्फ एक्साइटेड मशीन है। सेल्फ एक्साइटेड के शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड एंड कंपाउंड एक्साइटेड मशीन। देन कंपाउंड एक्साइटेड के फर्दर टू क्लासिफिकेशंस हैं, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट मेथड। एंड लॉन्ग शंट के फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड। सिमिलरली शॉर्ट शंट के भी दो क्लासिफिकेशंस है, डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव कंपाउंड के फर्दर तीन क्लासिफिकेशंस हैं कि ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड एंड अंडर कंपाउंड। ओवर, फ्लैट एंड अंडर कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोगों को सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स के बारे में बात करना है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्साइटेशन क्या है, यहाँ पे एक्साइटेशन सेपरेटली प्रोवाइड किया गया, और यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड मशीन में एक्साइटेशन सेल्फ में प्रोवाइडेड है। तो एक्साइटेशन सेपरेटली प्रोवाइडेड है, इसीलिए डीसी जनरेटर का नाम है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो जनरेटर्स का जो फंडामेंटल आइडिया कहता है, जनरेटर किसको कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, कि अगर कोई जनरेटर है हमारे पास, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या फिर एसी जनरेटर हो, डजेंट मैटर। तो जनरेटर में आप एज अ इनपुट क्या प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइड करेंगे। आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ आउटपुट मिलेगा। इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस को हम लोग मशीन्स कहते हैं, राइट। तो जनरेटर का क्या काम रहता है, मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड किया तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। जैसे कि आप लोग रिमोट कंट्रोल कार्स या फिर आपके कार के विंडो में अगर ओपन करके देखें, तो जो कि विंडो का अप एंड डाउन करती है, एक डीसी मोटर रहता है। एक डीसी मोटर रहता है, तो उस मोटर को अगर आप निकाल के देखें, तो अगर उनको बैटरी से कनेक्ट किया तो उनका शाफ्ट में रोटेशन होगा। तो इनपुट अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं, तो मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, उसके शाफ्ट में रोटेशन होगा। और सेम मशीन में अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करिए और उनके टर्मिनल पे एक बल्ब कनेक्ट कर दीजिए, एंड इस शाफ्ट को अपने हाथों से तेजी से ऐसे रोटेट कराइए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उस बल्ब में जो कि आपने टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा हुआ है, बल्ब ग्लो करना चालू कर देगा। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल इनपुट दिया हम लोगों ने, प्राइम मूवर के, सॉरी, आवर हैंड्स इज वर्किंग एज अ प्राइम मूवर, हैंड्स के हेल्प से हम लोगों ने रोटेट कराया शाफ्ट को, तो मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एज अ इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो वो क्या बन गया, सेम मशीन एज अ जनरेटर भी वर्क कर रही है, सेम मशीन एज अ मोटर भी वर्क कर रही है। मोटर रहता, लेट मी टेल यू, दिस इज द मोटर। कोई भी मोटर हो, मोटर में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड करते हैं, एंड एज अ आउटपुट आपको मैकेनिकल फॉर्म ऑफ आउटपुट मिलता है। आपके घर का जो सीलिंग फैन है, स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई, एंड देन सीलिंग फैन रन करना चालू किया, मैकेनिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड करना चालू किया, मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करना चालू किया, राइट, लाइक दैट। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में डिस्कस करें अगर हम लोग, तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में जैसे कि ये जो एक्साइटेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डीसी फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड एक्साइटेशन, राइट। और यहाँ पे आपका आर्मेचर है, जो कि आर्मेचर अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस किया,
कि आर्मेचर वाइंडिंग आपके रोटर में रहती है एंड स्टेटर में एन और एस पोल्स देखने के लिए मिलते हैं, फील्ड पोल्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं ना कि परमानेंट मैग्नेट्स। जैसा कि आप लोग यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन अगर ड्रॉ करें हम लोग, तो लेट अस ड्रॉ। जस्ट अ सेकेंड। हम लोगों ने कुछ इस तरीके से योग ड्रॉ किया। योग, दिस वन इज योग, राइट। आउटर फ्रेम जो होती है इसको हम लोग योग कहते हैं। जो कि ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ करते हैं हम लोग, लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम लोग पोल्स प्रोवाइड करते हैं। दिस वन इज एन पोल, दिस वन इज एस पोल। एन और एस पोल्स इस तरीके से प्रोवाइड किया हम लोगों ने। एंड इन द मिडिल पोर्शन हमारे पास रोटर अवेलेबल है कुछ इस तरीके से।
ऐसा रोटर अवेलेबल है हमारे पास, राइट। कि ये वाला पार्ट जो है वो रोटर का पार्ट है, एंड यहाँ पे शाफ्ट की एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक स्लॉट एंड कि यहाँ पे रोटर में कुछ इस तरीके से स्लॉट्स हैं। और इन स्लॉट्स में कंडक्टर हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। दीज आर रोटर स्लॉट्स, एंड इन रोटर स्लॉट्स में कंडक्टर प्लेस किया हुआ है लाइक दिस। कि स्लॉट्स के ऊपर में, क्योंकि ये भी हाईली परमिएबल मटेरियल का बना हुआ है, लेट मी राइट हियर हाईली परमिएबल मटेरियल। इसकी परमेबिलिटी क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑल मैग्नेटिक materials are electrical conductors, राइट। तो ये भी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। तो कंडक्टर के ऊपर में इस तरीके से हम लोग ग्रीन कलर के पेन से इंडिकेट कर रहे हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे ऑन टॉप ऑफ दिस डॉट्स, इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इंसुलेशन, राइट। तो इंसुलेशन प्रोवाइड किया हम लोगों ने, एंड ऑन टॉप ऑफ द इंसुलेशन हम लोग प्लेस करेंगे कंडक्टर्स को, आर्मेचर कंडक्टर्स। दीज आर आर्मेचर कंडक्टर्स। These are armature conductors. कंडक्टर्स। और ये योक ऑफ द मशीन है, एज यू ऑलरेडी नो। दिस ब्लैक कलर पार्ट इज योक, और आउटर फ्रेम एंड दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स। की यहाँ पे जो वाइंडिंग्स हैं कुछ इस तरीके से रहती हैं। यहाँ पे दो टर्मिनल्स निकल के आए, इन्हीं दोनों टर्मिनल से हम लोग डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं। डीसी एक्साइटेशन। तो डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करने से करंट फ्लो करेगा, राइट। कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण यहाँ से फ्लक्स निकलना चालू होंगी और यहाँ पे इंटर करेंगी। तो जिस पार्ट से फ्लक्स निकल रही है वो एन पोल, और जिसमें इंटर कर रही है वो एस पोल बन गया। और इनको हम लोग फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। एन और एस पोल्स जो कि वाउंड करके बनाई हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बने हुए हैं,
and these N and S poles are electromagnets, not permanent magnets. Electromagnets, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. एंड दीज आर शाफ्ट की. दिस वन इज शाफ्ट की. शाफ्ट की. कि रोटर जब रोटेट करेगा तो उसके मिडिल पोर्शन में सेंटर पोजीशन पे एक शाफ्ट रखा हुआ है. उसको अगर हम लोग सर्कुलर बनाते हैं, राइट, कि इंसर्शन जो है वो सर्कुलर रहेगा अगर, तो स्लिपिंग वगैरह का डर रहता है, जिसके लिए की काइंड ऑफ नेचर बनाते हैं जिससे स्लिपिंग फिनोमिना रोका जा सके. एंड ये होता है बुल आई. जहाँ पे भी हम लोग ये बुल आई रिप्रेजेंट कर दिए, वो समझ लीजिए कि वो स्टेटर का पार्ट हो गया, बुल आई, राइट. और ब्लैक कलर के पेन से बुल आई रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो ब्लैक कलर के पेन से जितना भी डिस्कस किया हुआ है वो सारा का सारा स्टेटर का पार्ट है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, राइट. बुल आई इन द सेंस हुकिंग काइंड ऑफ फिनोमिना रहता है थ्रू द हेल्प ऑफ क्रेन. मशीन्स को इंडस्ट्रीज में एक जगह पे से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं हम लोग, जिसके लिए ये बुल आई का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. हुकिंग फिनोमिना होता है ये. एंड एक जगह पे केवल हम लोग बेस रिप्रेजेंट कर देते हैं. इस तरीके से बेस ऑफ मशीन होता है. कि मशीन को आप हवा में तो रखेंगे नहीं, तो इस तरीके से आप बेस अरेंज करके रखते हैं. व्हाट हैपेंस यार. इस तरीके से आप बेस अरेंज करके रखते हैं. लेट मी राइट. बेस. ओके. तो ये अपनी मशीन बन के तैयार होती है. अब इस फील्ड वाइंडिंग को हम लोग इस फैशन में ड्रॉ करते हैं. फील्ड वाइंडिंग को इस फैशन में अगर ड्रॉ करें, लेट अस ड्रॉ द फील्ड वाइंडिंग इन दिस फैशन. ये क्या है? आपकी फील्ड वाइंडिंग है. होल डीसी मशीन लेट अस ड्रॉ लाइक दिस, कि ये क्या है? फील्ड वाइंडिंग है. वाइंडिंग, राइट. एंड आर्मेचर जो है, आर्मेचर वाइंडिंग, वो हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं. ऑन पेपर रिप्रेजेंटेशन है ये. आर्मेचर ऑन टॉप ऑफ द आर्मेचर ब्रशेस रहते हैं. तो ये क्या है? कार्बन ब्रशेस हैं जो कि स्टैटिक होते हैं. एंड ये आपका आर्मेचर का पार्ट है, राइट. तो आर्मेचर का पार्ट डिस्कस किया हम लोगों ने. एंड let us draw the armature resistance.
आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर की बनी हुई है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसको हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। एंड ये कुछ इस तरीके से ये पार्ट आउटवर्ड रहता है, यहाँ से टर्मिनल्स रहते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल आउटपुट आप ले सकते हैं। ये वोल्टेजेस प्रोड्यूस करेगा, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज VT, और ये इंड्यूस वोल्टेज इज EB, एंड दिस इज करंट IA, आर्मेचर करंट, और यही सेम होगा I, टोटल करंट I, टर्मिनल करंट, राइट। अब इस आर्मेचर में ही आपने क्या कनेक्ट करके रखा हुआ है, रोटर से के साथ एक शाफ्ट कनेक्ट करके रखा हुआ है, और थ्रू दी हेल्प ऑफ प्राइम मूवर के हेल्प से आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं इसको। तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का ये आपका टोटल रिप्रेजेंटेशन हुआ। ध्यान देते हैं कि आपकी फील्ड वाइंडिंग है जहां से DC वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, DC वोल्टेज सोर्स। एंड जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, DC वोल्टेज सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए DC वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, राइट। DC एक्साइटेशन ही प्रोवाइड करते हैं ना, एज प्रीवियसली डिस्कस्ड। जस्ट अ सेकेंड। तो सेपरेटली एक्साइटेड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हेलो, हेलो। हाँ, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि DC वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करके रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, जिससे यहाँ पे एक करंट सर्कुलेट होना चालू होगा। इस करंट को हम लोग कहते हैं फील्ड करंट, IF से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब फील्ड करंट अगर इन वाइंडिंग्स में फ्लो करेगा, तो जैसा कि नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल हैं, तो N और S पोल्स हैं, जो कि आयरन कोड है ये क्वाइल, राइट। क्वाइल आपके पोल्स में
पॉइंट करके रखे हुए हैं, एंड उनमें जब करंट फ्लो करेगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एन और एस पोल्स बनेंगे, जिससे के कारण फ्लक्स जो है वो एयर गैप में आएगा। फ्लक्स जो है वो एयर गैप में आएगा लाइक दिस। यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ है, यहाँ से फ्लक्स जो है वो एयर गैप में आएगा इन दिस वे। और स्टेटर और रोटर के बीच का जो पार्ट होता है यही एयर गैप है, इजंट इट? तो जिसके कारण फ्लक्स जो है वो एयर गैप में आएगा और आर्मेचर कंडक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, जैसे कि आप वहां पे विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो ये फ्लक्स आ रहे हैं इन फील्ड, इस फ्लक्स को हम लोग कहते हैं फील्ड फ्लक्स। एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ, मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, ये पैरामीटर्स याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतने बार रिपीट होगा कि आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाए। तो ये फील्ड फ्लक्स होते हैं जो कि स्टेटर से रोटर में आ रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए आर्मेचर कंडक्टर से। और ये आर्मेचर शाफ्ट असेंबल्ड है इस आर्मेचर में, जो कि एन आरपीएम से थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। जनरेटर है तो मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यही ड्रॉबैक है कि मैकेनिकल भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और डीसी वोल्टेज सोर्स से सप्लाई भी प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्डर टू गेट दी डीसी इलेक्ट्रिकल आउटपुट। कि आउटपुट में हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, वोल्टेजेस आना चाहिए, करंट फ्लो करना चाहिए लोड पे, राइट। तो डीसी पावर जनरेट करने के लिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यही ड्रॉबैक है कि जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, और थ्रू दी हेल्प ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स एक्साइटेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। तो यही ड्रॉबैक है, राइट। नाउ अब फील्ड करंट हम लोगों ने सप्लाई किया तो फील्ड फ्लक्स लाइंस पिक्चर में आई, जो कि एयर गैप में आ रही हैं और आर्मेचर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। और इस आर्मेचर को थ्रू दी हेल्प ऑफ प्राइम मूवर की बाय सम प्राइम मूवर, सम एक्सटर्नल मैकेनिकल इनपुट, हम लोगों ने एन आरपीएम के साथ रोटेट कराना चालू किया। जब ये इस डायरेक्शन में, लेट सपोज इस डायरेक्शन में एन आरपीएम के साथ रन करेगा, तो आर्मेचर जब एन आरपीएम के साथ रन करेगा, क्योंकि शाफ्ट जो कनेक्टेड है, शाफ्ट के साथ प्राइम मूवर कनेक्टेड है, प्राइम मूवर रोटेट करा रहा है, तो आर्मेचर भी रन करना चालू करेगा, राइट। अब यहाँ पे फ्लक्स लाइंस आ चुके हैं, क्योंकि डीसी एक्साइटेशन देके एन और एस पोल्स क्रिएट कर लिया आपने। फ्लक्स लाइंस आ चुके हैं और आर्मेचर मिडिल पोर्शन में रन कर रहा है। तो आर्मेचर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं? ये फ्लक्स लाइंस आ रही हैं जो कि कांस्टेंट है, लेकिन इनके रोटेशन के कारण, कि ये कंडक्टर रोटेट हो, यहाँ पे है, रोटेट होके जब यहाँ पे पहुंचेगा तो एक फ्लक्स लाइन, दो फ्लक्स लाइंस, चार फ्लक्स लाइंस, राइट। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके कारण फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से यहाँ पे वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा, वोल्टेजेस इंड्यूस होंगी। इसीलिए इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस यहाँ पे जो आर्मेचर कंडक्टर्स में है उनको ईजी से मेंशन किया हुआ है। these are generator voltage induced voltages, right। internal induced voltages EG से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जब वोल्टेजेस आएगा तो जब तक लोड नहीं कनेक्ट करें तब तक करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं, राइट। अब ये आर्मेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से बना हुआ है, कॉपर कंडक्टर्स यूज करके स्लॉट्स में प्लेस किए गए हैं, तो उन कॉपर कंडक्टर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस को सेपरेटली हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट करके रखा हुआ है, कि आर्मेचर के साथ ये सीरीज में है, क्योंकि वो आर्मेचर के साथ कैसे है, सीरीज में ही तो है, कि सीरीज कनेक्टेड है, राइट। तो ये आर्मेचर कंडक्टर्स यहाँ पे आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं, इसीलिए आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करके आरए रिप्रेजेंट किया हुआ है, isn't it? और फिर यहाँ पे ये टर्मिनल्स, दो वायर्स देखने के लिए मिल रहे हैं।
अब अगर ये लोड कनेक्ट करते हैं इसके साथ, जैसे ही हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे, लेट सपोज कि अभी लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ है, स्विच ओपन है, लोड कनेक्टेड नहीं है, तो टर्मिनल्स पे कितना वोल्टेज मिलेगा, इस VT की वैल्यू कितनी होगी, केवल अंदर कितना जनरेट हो रहा है, EG, और कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, जिसके कारण कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे, जिसके कारण यही EG पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये VT की वैल्यू कितनी रहेगी, इस EG के बराबर, इंटरनल इंड्यूस वोल्टेज के बराबर, राइट। लेकिन जब लोड कनेक्ट कर दिया हम लोग ने, तो सर्क्यूटरी कैसी हो गई, क्लोज्ड सर्क्यूटरी हो गई। अब क्लोज सर्क्यूटरी होने के कारण क्या होगा, वोल्टेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है, इमीडिएटली वो करंट सर्कुलेट करेगा, और आर्मेचर के कारण जो करंट जा रहा है, आर्मेचर से होता हुआ जो करंट जा रहा है, इसको आर्मेचर करंट कहेंगे। कंडक्टर्स में अब करंट फ्लो करना चालू करेगा, जब तक लोड नहीं है करंट नहीं है, केवल इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस है। जैसे ही लोड कनेक्ट किया, अब ये आर्मेचर करंट फ्लो करना चालू करेंगे, और ये आर्मेचर करंट लोड में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल लोड में जाएंगे, राइट। ये IA की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होके यही वैल्यू IL की वैल्यू होगी, क्योंकि सीरीज में करंट तो चेंज होता नहीं है, तो यही IA जो करंट फ्लो कर रहा है वही IL होगा, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल लोड में एंटर करेगा और लोड को सेटिस्फाई करा पाएगा। तो दिस इज द होल सर्क्यूटरी, जिसको सर्क्यूट डायग्राम ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। these this is रेयरली यूज जनरेटर, रेयरली यूज करते हैं हम लोग, बहुत स्पेशल एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे फ्लक्स लाइंस हम लोगों को जो प्रोड्यूस हो रही हैं, फील्ड फ्लक्स लाइंस, वो बिल्कुल कांस्टेंट चाहिए। दिस इज रेयरली यूज जनरेटर्स बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट DC आउटपुट एट टर्मिनल्स, टर्मिनल्स में DC आउटपुट लेने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड DC एक्साइटेशन, DC एक्साइटेशन हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ा। In order to get DC output, DC input has to be given. So therefore, the biggest disadvantage or drawback of separately excited generator is, in order to get DC output at terminals, we have to provide the DC excitation as a input or as a field winding, right? So around 95% of DC generators are self excited only. 95% आप जितने भी DC जनरेटर्स देखेंगे, सारे के सारे सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर्स देखेंगे, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्मॉल टॉयज, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स विच आर एबल टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बल्क अमाउंट ऑफ पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक KVL इक्वेशन अगर लिखते हैं आप, यहाँ पे एक KVL इक्वेशन लिखें, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ब्रशेस कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल ब्रशेस हैं, और ये करंट कैसे कलेक्ट हो रही है, लोड तक कैसे जा रही है, इन ब्रशेस के हेल्प से ही जा रही है। देखिए सर्किट रिप्रेजेंटेशन में ब्रशेस को पहले हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस को बाहर की तरफ रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं, आप इंटरनली आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, और उसको इक्वेशंस में ऑलवेज कंसिडर करना है, राइट। लेकिन आप भूल ना जाएं, इसीलिए हम लोगों ने सेपरेट करके आर्मेचर रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा और आप भूल सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ब्रश रेजिस्टेंस पहले, सॉरी ब्रश पहले रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसके बाद रेजिस्टेंस कनेक्ट करिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके इक्विवेलेंट वैल्यूज में, राइट। तो यहाँ पे जो KVL इक्वेशन आप लिखेंगे, पहले -2 प्लस क्या आ रहा है, EG, एंड देन करंट जब फ्लो करेगा तो प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे होगा। सिमिलरली ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप भी प्लस माइनस ऐसी पोलैरिटी का होगा। तो आपने पहले बाद वाली पोलैरिटी कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे बाद वाली पोलैरिटी क्या थी, प्लस, प्लस EG लिखा, तो यहाँ पे आपको माइनस IaRa ड्रॉप लिखना पड़ेगा, IaRa माइनस ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप, ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप कि ब्रशेस से होती हुई इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रही है एंड लोड तक जा रही है, तो ब्रश का भी कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, राइट। तो उसी को हम लोग कह रहे हैं
ब्रश में दोनों लॉसेस होते हैं। ब्रश इज सो स्पेशल कि ब्रशेस जो हैं स्टेशनरी कांटेक्ट होते हैं कम्यूटेटर से, इजंट इट। ये आर्मेचर के ऊपर में आर्मेचर के ऊपर में ब्रशेस नहीं होती हैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का एग्जैक्ट रेप्लिका आपको कम्यूटेटर में देखने के लिए मिलता है, और कम्यूटेटर के ऊपर में ब्रशेस होती हैं। कम्यूटेटर के ऊपर में स्टेशनरी कॉन्टैक्ट, कम्यूटेटर रोटेट करता है, ब्रशेस स्टेशनरी रहती हैं। स्प्रिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता है जिससे जर्किंग को शॉक एब्जॉर्व किया जा सके, राइट। तो कम्यूटेटर का एग्जैक्ट रेप्लिका आपको आर्मेचर का एग्जैक्ट रेप्लिका कम्यूटेटर में देखने के लिए मिलता है। तो ऑन टॉप ऑफ द आर्मेचर हम लोगों ने ब्रशेस फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब करंट फ्लो होता हुआ बीसीडी, ब्रश से जाएगा, ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, राइट, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा ब्रश में, इजंट इट, कि करंट फ्लो कर रहा है, कुछ रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा। और मैकेनिकल लॉसेस भी होंगे, क्यों? क्योंकि कम्यूटेटर क्या है, कंटिन्यूअसली रन कर रहा है एंड ब्रशेस स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन किए हुए हैं, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन के कारण लॉसेस होंगे। तो मैकेनिकल लॉसेस भी हो रहे हैं ब्रश में एंड इलेक्ट्रिकल लॉसेस भी हो रहे हैं। इंटरव्यूज में जब आप परफॉर्म करते हैं तो इंटरव्यूज में ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन के कौन से ऐसा पार्ट है जहां पे दोनों लॉसेस होते हैं, बोथ इलेक्ट्रिकल भी लॉसेस होंगे एंड मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं। तो ब्रशेस में आपके दोनों लॉसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो प्लस माइनस ऐसा ड्रॉप हम लोगों ने लिखा, माइनस ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप एंड देन प्लस माइनस, तो इसके बाद वाला पोलैरिटी हम लोग कंसिडर करेंगे माइनस वी टी इज इक्वल टू 0। ये केवीएल हो गया। इसी केवीएल को इस तरीके से एक्सटेंड करें हम लोग तो ईजी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ईजी यहीं रहने दीजिए और ये सारे ड्रॉप्स एंड टर्मिनल वोल्टेज को उधर लेके जाइए। तो वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस बी सी डी, वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस बी सी डी, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, राइट। वेयर इन सेपरेटली एक्साइटेड मशीन आपको क्या देखने के लिए मिला, आई ए इज इक्वल टू आई एल, आई ए इज इक्वल टू आई एल देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? नहीं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देखने के लिए मिल रहा है क्या सर्किट रिप्रेजेंटेशन में? फील्ड वाइंडिंग ये है और आर्मेचर वाइंडिंग ये है, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है इन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स। तो फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। तो ये एक पॉइंट देखने के लिए मिला। टर्मिनल वोल्टेज VT, जो टर्मिनल वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है अक्रॉस द टर्मिनल्स, VT अक्रॉस द लोड डजंट अफेक्ट इट्स एक्साइटेशन, राइट, कि इसके एक्साइटेशन में VT का कोई रोल नहीं है। इसके एक्साइटेशन में VT का कोई रोल नहीं है कि एक्साइटेशन कैसे दिया हुआ हम लोगों ने, सेपरेट DC वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। टर्मिनल वोल्टेज अगर इसको ऐसा कनेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ कनेक्टेड है क्या? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर सर्क्यूटरी, राइट। तो VT का कोई लेना देना नहीं है इसके DC एक्साइटेशन से इन सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। आगे सेशन में हम लोग सेल्फ एक्साइटेड मशीन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है VT या फिर आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग के बीच में, दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है एंड VT का कोई लेना देना नहीं है DC वोल्टेज सोर्स से, कि सेपरेट एक्साइटेशन लगा हुआ DC वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड जितना रखिए उतना करंट फ्लो करेगा, उतना फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो, लाइक दैट। Terminal voltage VT across the load doesn't affect its excitation, doesn't affect its excitation. Next जो point है, best thing is that DC field winding excitation doesn't affected by load. तो load के वजह से affect नहीं करेगा, right? DC excitation, flux lines constant रहेंगे always. Let's suppose कि load increase हुआ, load increase होगा तो क्या होगा? लोड के इंक्रीज होने से क्या होगा?
बताइएगा। लोड के इंक्रीज होने से क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे यहाँ पे? ये सारी एनालिसिस हम लोग बाद में देखते हैं कि जैसे लोड में वेरिएशंस होंगे, लेट सपोज लोड में वेरिएशंस होंगे, तो यहाँ पे करंट में वेरिएशंस होंगे, राइट। लोड ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा, लोड कम होगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। तो लोड में अगर चेंजेस होगा तो लोड करंट अफेक्ट करेगा, इजंट इट, जिसके कारण ईजी की वैल्यू अफेक्ट होगी, वीटी की वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप, जो टर्मिनल वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है वो भी चेंज होगा, राइट। तो इसके चेंज होने की वजह से डीसी वोल्टेज सोर्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं, वो सेपरेट गिवन है, राइट। तो ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, जिसके कारण फील्ड करंट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा एंड फील्ड फ्लक्स लाइंस लोड पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो ये एक ब्यूटी है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स की। तो यहाँ पे हम लोगों का सेपरेटली एक्साइटेड मशीन ओवर होता है, राइट। अब हम लोग चलते हैं सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन अब डिस्कस करते हैं सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स के बारे में। सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स, सेल्फ एक्साइटेशन में अगर डिस्कस करें, द फील्ड वाइंडिंग विल बी एक्साइटेड बाय इट्स ओन आर्मेचर। सेल्फ एक्साइटेशन में क्या होता है? ओ डब्ल्यू एन, ओन, राइट। द फील्ड वाइंडिंग विल बी एक्साइटेड बाय इट्स ओन आर्मेचर, कि खुद के आर्मेचर से फील्ड जो होती है वो एक्साइट होती है, कोई भी सेपरेट एक्साइटेशन हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं। द फील्ड वाइंडिंग विल बी एक्साइटेड बाय इट्स ओन आर्मेचर which requires some essential conditions, starts with residual flux। कि सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स जितनी भी हैं उनके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई हो करवाएंगे आप तभी जाके सेल्फ एक्साइटेड मशीन वर्क करेंगे, अदरवाइज इट वोंट वर्क, राइट। तो द फील्ड वाइंडिंग विल बी एक्साइटेड बाय इट्स ओन आर्मेचर, खुद के आर्मेचर से ये एक्साइट होती हैं। देखते हैं कैसे। विच रिक्वायर सम एसेंशियल कंडीशंस स्टार्ट्स विथ रेसिडुअल फ्लक्स। तो ये एसेंशियल कंडीशंस क्या है, एक सेशन में इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि ये एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, इजंट इट। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी नीड नहीं है। आगे आने वाले सेशंस में डिटेल डिस्कशन होगा इसके बारे में, एसेंशियल कंडीशंस के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन it further classified as shunt, series and compound। depending on the type of electrical connection it further classified as shunt, series and compound, जैसे कि क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था। तो सेल्फ एक्साइटेड मशीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ एक्साइटेड में शंट एक्साइटेड जनरेटर। शंट एक्साइटेड जनरेटर, अब ये क्या होता है शंट एक्साइटेड जनरेटर? शंट एक्साइटेड जनरेटर में देखिए ईजी था, आर्मेचर इंड्यूस वोल्टेजेस, और ये आर्मेचर था, यहाँ पे प्राइम मूवर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, मैकेनिकल इनपुट एन आरपीएम से रोटेट कर रहा है ये प्राइम मूवर, राइट। जिसके कारण जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करेगा। तो ईजी सॉरी ये आर्मेचर में इनपुट दिया थ्रू दी हेल्प ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे ब्रशेस देखने के लिए मिल रहे हैं, कार्बन ब्रशेस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एक ही ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप हम लोग लेके चलते हैं, जिसका देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हाँ इतना ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और ये क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो कि आपके आर्मेचर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पे टर्मिनल्स देखने के लिए मिल रहा है, ये टर्मिनल वोल्टेज VT, एंड यहाँ पे लोड कनेक्ट करके रखेंगे हम लोग, राइट। और यहाँ से IA करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे जो लोड में करंट जाएगा उस करंट को IL कह रहे हैं। अब इधर वाले पार्ट में
देखिए फील्ड वाइंडिंग रहती थी सेपरेटली एक्साइटेड में, कैसी थी, लीड वायर्स ऐसा था और यहां से सेपरेट डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ था, डीसी एक्साइटेशन, इसलिए इसको सेपरेटली एक्साइटेड मशीन कह रहे थे। लेकिन अब ये क्या है, सेल्फ एक्साइटेड मशीन, सेल्फ एक्साइटेड मशीन है, तो यहाँ पे सेपरेट डीसी एक्साइटेशन देने की जरूरत नहीं है। इन टर्मिनल्स को आप इस सर्क्यूटरी से कनेक्ट कर दीजिए, इस टर्मिनल्स को आप इस सर्क्यूटरी से कनेक्ट कर दीजिए, इजंट इट, आप टर्मिनल्स को इस सर्क्यूटरी से कनेक्ट कर दीजिए। तो ध्यान देते हैं कैसा प्रोसेस होगा इसका। इसका प्रोसेस अगर हम लोग डिस्कस करें तो पोल्स कैसे होते हैं, लेट अस ड्रॉ दी पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड पोल्स, आपको मालूम है ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं पोल कोर, एंड दिस इज पोल शू, शू, दिस इज पोल फेस और पोल आर्क, फेस और पोल आर्क, राइट। और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग ऐसा प्रोवाइडेड है, these are field winding, फील्ड वाइंडिंग, राइट। तो एक्साइटेशन देंगे, करंट फ्लो करेगा लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्साइटेशन फील्ड वाइंडिंग में नहीं दिया हुआ है, ये आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, आर्मेचर सर्क्यूटरी के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा रेसिड्यूअल फ्लक्स होगा, क्योंकि आपने जब देखा होगा स्क्रू ड्राइवर जो रहता है उसको आप स्क्रू के पास में ले जाइए, स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू के पास में ले जाइए तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है, उसमें मैग्नेट लगा रहता है क्या, नहीं। तो मटेरियल्स की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि सम रेसिड्यूअल फ्लक्स वो स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि बीएच लूप वगैरह आपने एनालाइज किया होगा। आने वाले सेशंस में हम लोग उसके बारे में अभी बात करेंगे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे 6 एसेंशियल कंडीशंस के बारे में। एज ऑफ नाउ उसकी नीड नहीं है, बस आपको इतना मालूम रखना है कि मटेरियल्स में, मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है रेसिड्यूअल फ्लक्स स्टोर करने की। तो इसके रेसिड्यूअल फ्लक्स के कारण, रेसिड्यूअल फ्लक्स क्या होता है कि विदाउट एनी एक्साइटेशन सम फ्लक्स लाइंस आर देयर, दीज आर कॉल्ड रेसिड्यूअल फ्लक्स। बहुत स्मॉल फ्लक्स लाइंस होती है जिसके कारण स्क्रू ड्राइवर आपके स्क्रू को अट्रैक्ट कर लेता है विदाउट एनी मैग्नेटाइजेशन, राइट। तो ये होता है रेसिड्यूअल फ्लक्स, रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल फ्लक्स क्या होता है, जिस तरीके से चाय पत्ती होती है कि चाय बनाने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है, वेस्ट जो बच जाता है उसको हम लोग चाय पत्ती बोलते हैं और उसको फेंक देते हैं हम लोग, राइट। कुछ लोग उसको फूल पौधों में भी डालते हैं, राइट। तो वो क्या बच गया, चाय बनाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट उसका बचा उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू। सिमिलरली यहाँ पे रेसिड्यू क्या है, रेसिड्यूअल फ्लक्स है, इजंट इट। तो ये रेसिड्यूअल फ्लक्स के कारण सम स्मॉल फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही है। तो इसमें सम स्मॉल फ्लक्स लाइन, वेरी स्मॉल फ्लक्स लाइंस है रेसिड्यूअल फ्लक्स, जो कि आपके पोल से निकल के कहाँ पे आ रही, एयर में आ रही हैं और आपके कंडक्टर्स को कट करेंगी, आर्मेचर कंडक्टर्स को कट करेंगी, राइट। तो एन आरपीएम के साथ आप इनपुट दे रहे हैं, एन आरपीएम के साथ आप इस आर्मेचर को रोटेट करा रहे हैं।
रोटर को रोटेट करा रहे हैं थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, आपने कनेक्ट करके शाफ्ट में प्राइम मूवर रोटेट कर रहा है, तो शाफ्ट रोटेट कर रहा है और मैकेनिकल एनर्जी के कारण, मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट मिल रही है, जिसके कारण ये रोटर रोटेट हो रहा है। जब रोटर रोटेट होगा तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि रोटर के रोटेशन के कारण, रोटर रोटेट करेगा तो आर्मेचर कंडक्टर जो कि रोटर में रखे हुए हैं वो रोटेट करेंगे, स्लॉट्स में अरेंज है ना आर्मेचर कंडक्टर, वो रोटेट करेंगे। अब पूरी की पूरी फ्लक्स लाइंस, एन पोल से फ्लक्स लाइंस नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि कोई भी डीसी एक्साइटेशन नहीं दे के रखा हुआ है, कोई भी वोल्टेज अभी तक आया ही नहीं है, राइट, डीसी वोल्टेज, तो जिसके कारण कोई फ्लक्स लाइंस नहीं देखने के लिए मिल रही। एक फ्लक्स लाइंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण देखने के लिए मिल रही, कुछ फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही हैं, जिसको हम बोल रहे हैं रेसिड्यूअल फ्लक्स, रेसिड्यूअल फ्लक्स। अब ये कंडक्टर जब रन करेंगे फुल स्पीड से और थोड़ी सी फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिल रही है, तो इसी फ्लक्स लाइंस को के कारण ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस करेंगे। ये कंडक्टर जब यहाँ पे आया तो कुछ फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस किया, यहाँ पे चला गया तो नहीं है एक्सपीरियंस हुआ। ये भी कंडक्टर कि यहाँ पे जब आ रहा है तो फ्लक्स लाइंस है, इधर चला जा रहा है तो कोई फ्लक्स लाइंस नहीं है, राइट। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से उन आर्मेचर कंडक्टर्स में वोल्टेज डेवलप होगा। उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ईजी, उस वोल्टेज को बोलेंगे ईजी। और रेसिडुअल फ्लक्स के कारण जो वोल्टेज मिल रहा है हम लोगों को, उसको बोलेंगे ई आर, रेसिडुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज, राइट, लाइक दैट। तो यहाँ पे एक वेरी स्मॉल वोल्टेज, एक फ्लक्स के, थोड़ी से फ्लक्स के कारण कितना वोल्टेज बिल्डअप होगा, वेरी स्मॉल, तो थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हुआ 2 to 3 वोल्ट और 0 to 3 वोल्ट, राइट। तो वेरी स्मॉल वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होगा, थोड़ा सा वोल्टेज डेवलप होगा, जिसके कारण थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, राइट, थोड़ा सा करंट, क्योंकि लोड कनेक्ट करके रखे हुए हैं और जिसके कारण सर्क्यूटरी क्लोज सर्क्यूटरी है, थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, राइट। बाय द वे ये सर्क्यूटरी ऐसे भी कंप्लीटेड है, तो थोड़ा सा करंट फ्लो किया। अब ये थोड़ा सा करंट इस वाले वाइंडिंग में जाएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस से होता हुआ इस फील्ड वाइंडिंग में जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेड मशीन है, शंट मशीन है, तो ये थोड़ा सा करंट यहाँ पे आया, थोड़ा सा करंट, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है फील्ड वाइंडिंग में, तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है, थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कि नहीं, फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस होता है, राइट। तो एम एफ इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई होती है, और रिलक्टेंस, तो लेट मी राइट हियर, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई, राइट, कि थोड़ा सा करंट आ रहा है, करंट की वैल्यू वेरी स्मॉल है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, जिसके कारण सब फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, तो थोड़ी रेसिडुअल फ्लक्स से ज्यादा फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेगी। तो ये अगेन फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई, ये कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, अब ज्यादा इंड्यूस वोल्टेजेस, ज्यादा इंड्यूस वोल्टेजेस, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट इधर जाएगा, राइट, जिसके कारण ज्यादा फ्लक्स क्रिएट होगा, थोड़ा और ज्यादा हुआ, एंड देन थोड़ा और ज्यादा इंड्यूस वोल्टेज, थोड़ा और ज्यादा करंट, थोड़ा और ज्यादा फ्लक्स, राइट, इस तरीके से फ्लक्स बिल्डअप हो जाएगा सेल्फ एक्साइटेड मशीन में। तो फ्लक्स लाइंस यहाँ पे फील्ड फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी, रेसिडुअल फ्लक्स से कहानी चालू होती है, एंड जिसके कारण यहाँ पे फ्लक्स लाइंस देखने के लिए मिलेंगी। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट। तो फ्लक्स लाइंस अब देखने के लिए मिल रही हैं। अब ये फ्लक्स लाइंस अब जब मिल रही हैं तो पूरी की पूरी फ्लक्स लाइंस आ जाएंगी, तो जितना वोल्टेज हम लोगों को चाहिए था उतना इंटरनल इंड्यूस वोल्टेजेस डेवलप होगा, उतना इंटरनल इंड्यूस वोल्टेज ईजी डेवलप हो गया। अभी तक ईजी हुआ था क्या? नहीं, ई आर हुआ था, रेसिडुअल फ्लक्स के कारण जो इंड्यूस वोल्टेज था उसको ई आर बोल रहे थे, अब ईजी डेवलप हो गया, राइट, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस देखने के लिए मिला, जिसके कारण ईजी अपनी वैल्यू पे पहुंच गया। अब ईजी से थोड़ा सा सॉरी आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि क्लोज लोड जैसे ही कनेक्ट किया, सर्क्यूटरी क्लोज है, करंट फ्लो किया। अब ये करंट जब आर्मेचर रेजिस्टेंस से होता हुआ जाएगा तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका आई एस एच जाएगा, इसके लेंथ ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती हैं,
एंड इसका रेजिस्टेंस हम लोग हाई करके रखते हैं, RSH की वैल्यू हाई करके रखते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि RSH की वैल्यू हाई होने के कारण या ISH की वैल्यू क्या रहती है, कम होती है। ISH इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाई योर RSH। अब RSH ज्यादा है तो ISH की वैल्यू क्या होगी, कम। तो वेरी वेरी स्मॉल करंट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, राइट। अदरवाइज क्या होगा, अगर ISH की वैल्यू ज्यादा रिक्वायर्ड रहती तो ये सारा का सारा करंट इधर ही ड्रॉ कर लेता, तो लोड पे क्या जाता। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई करके रखते हैं, जिससे कम करंट फ्लो करे, और कम करंट फ्लो करे तो फ्लक्स क्रिएट करना है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ। तो करंट अगर कम है तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, जिससे फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मेंटेन रहे। तो जिसके कारण यहाँ पे स्मॉल करंट के कारण यहाँ पे फ्लक्स लाइंस डेवलप होना चालू हुई। तो फ्लक्स लाइंस डेवलप हो गई। अब उसके आर्मेचर कंडक्टर रोटेट कर रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, तो वोल्टेज डेवलप होगा। इस वोल्टेज को EG कह रहे हैं, और EG के कारण क्या होगा, इधर करंट गया ISH गया, एंड इधर जो करंट जाएगा वो IL करंट जाएगा, जो कि लोड पे जाएगा, एंड इसके अक्रॉस में टर्मिनल वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे, राइट। तो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, KVL इक्वेशन लिखें तो EG इज इक्वल टू, वहां पे क्या लिखा हुआ था, VT प्लस IARA प्लस BCT। सेम इक्वेशन यहाँ पे भी वैलिड है, कि देखिएगा इस लूप में, ये लूप तो सेम ही है ना, और मेस लेट से ये मेस तो सेम ही है, मेस में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे भी आएगा, EG इज इक्वल टू VT प्लस IARA प्लस BCT। IA इज इक्वल टू IL था उस केस में सेपरेटली एक्साइटेड में, लेकिन यहाँ पे क्या है, IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH, IL प्लस ISH है, राइट। वेयर ISH इज V डिवाइडेड बाई RSH, V डिवाइडेड बाई RSH, और VT डिवाइडेड बाई RSH। यू कैन राइट एनी ऑफ द थिंग्स। तो RSH की वैल्यू हाई होती है, जिससे ISH की वैल्यू कम होती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसकी थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हैं। कि phi F is directly proportional to ISH and ISH is directly proportional to V। यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रहा है फील्ड फ्लक्स कैसे क्रिएट होगी, फील्ड करंट की वजह से फील्ड करंट इंक्रीज होगा तो फील्ड फ्लक्स इंक्रीज होगी, राइट। एंड फील्ड करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड करंट को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, ISH, राइट, इसी को फील्ड करंट कह रहे हैं। अब IF की वैल्यू क्या होती है, आपने देखा ISH क्या होता है, VT डिवाइडेड बाई RSH। तो VT की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना IF देखने के लिए मिलेगा। तो IF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। तो phi F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF और ISH। तो ISH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। तो वोल्टेज इंक्रीज तो करंट इंक्रीज तो फ्लक्स इंक्रीज, राइट। तो वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड है ये। तो ये MCQ में पूछ लेता है कि सेल्फ एक्साइटेड शंट मशीन जो होती है जनरेटर, वो वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड होता है उसमें कि करंट ऑपरेटेड फील्ड होता है, तो ये वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड होती है। द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे कनेक्टेड है, आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्टेड है। वाइंडिंग थ्रू ब्रशेस के हेल्प से कनेक्टेड है, राइट। द टर्मिनल वोल्टेज इटसेल्फ एक्ट्स एज एक्साइटेशन, की एक्साइटेशन के लिए क्या वर्क कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल रेसिडुअल वोल्टेज आया, रेसिडुअल फ्लक्स के कारण, और ये NRPM से रोटेट हो रहा था, तो EG आया, स्मॉल करंट फ्लो गया जो कि इसमें गया, अगेन फ्लक्स डेवलप हुआ, लार्ज फ्लक्स क्रिएट होगा, अगेन EG, तो EG क्रिएट हुआ, देन करंट जा रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है यही तो VT है ना। पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है यही तो VT है, और जिसके VT पे ही ये इसका करंट डिपेंड कर रहा है ISH, एंड जिसके कारण फील्ड क्रिएट हो रही है, राइट। तो
इसके लिए फ्लक्स को क्रिएट करने का कौन काम कर रहा है? कोई सेपरेट एक्साइटेशन दिया क्या? नहीं। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी शंट जनरेटर acts as excitation, itself acts as excitation for the field winding. The field winding connected in parallel with the armature winding through brushes. The terminal voltage itself acts as excitation. Shunt field turns are large in number, due to which its resistance is high with thin conductor range. देखिए आई एस एच इज इक्वल टू क्या होता है? वी टी डिवाइडेड बाई आर एस एच। तो अगर हम लोग ज़्यादा करंट ले लें फील्ड वाइंडिंग में तो लोड पे करंट नहीं जा पाएगा, राइट। तो करंट का रिक्वायरमेंट कम है, जिसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने की जरूरत है। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर जो वायर यूज किया हुआ है हम लोगों ने वाइंडिंग करने के लिए, वो अगर रेड्यूस कर दे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं वेरी थिन होती हैं, वेरी थिन, वेरी थिन, वेरी थिन, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया? करंट की वैल्यू कम है। करंट की वैल्यू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मल्टीप्लाइड विथ आई होती है। अब क्या है? करंट की वैल्यू कम है तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम लोग बढ़ा दें तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मेंटेन किया जा सकता है। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं एंड थिन कंडक्टर यूज करते हैं, थिन कंडक्टर, जिससे RSH बढ़ जाता है, RSH बढ़ जाता है जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है। तो ध्यान दीजिएगा फील्ड वाइंडिंग के बारे में, ये सब स्पेसिफिकेशन है। शंट फील्ड टर्न्स आर लार्ज इन नंबर ड्यू टू विच इट्स रेजिस्टेंस इज हाई विथ थिन कंडक्टर रेंज। इसका रेंज कितना होता है RSH का? 50 to 250 ओम। RSH की जो वैल्यू होती है फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है 50 to 250 ओम होती है, इजंट इट? तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फाई एस एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई एस एच। आई एस एच कम रखते हैं जिससे नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग बढ़ा देते हैं, जिससे फ्लक्स का मैग्नीट्यूड मेंटेन रहे। एंड आई एस एच इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डिवाइडेड बाई आर एस एच। तो वो वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड है ये, राइट। तो लेंथ हाई रखते हैं जिससे नंबर ऑफ टर्न्स हाई रहे, राइट। लेंथ हाई करेंगे कंडक्टर का तभी तो मोर नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किया जा सकता है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि थिन कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा और ISH की वैल्यू कम। दैट इज व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड। द करंट इन फील्ड वाइंडिंग इज सेम अप्रोक्सीमेटली एट नो लोड टू फुल लोड कंडीशन। कि फील्ड वाइंडिंग में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि करंट पे ज्यादा डिपेंडेंसी ही नहीं, थोड़ा सा बस करंट चाहिए फ्लक्स क्रिएट करने के लिए, राइट। कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ टर्न्स एंड वेरी स्मॉल करंट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लक्स। तो करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए लेकिन वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट। तो ये मोस्टली किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। फाई मोस्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? फाई एस एच या फिर फाई एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई होता है। और जो कि करंट वेरी स्मॉल चाहिए, लेकिन चाहिए वेरी स्मॉल करंट चाहिए, और नंबर ऑफ टर्न्स पे ये ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स्ड है, वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं कि फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाए। और करंट की जो वैल्यू है, ये करंट की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा कि नो लोड में थोड़ा सा करंट आया रेसिड्यूल फ्लक्स के कारण, इंड्यूस वोल्टेज आया, थोड़ा सा करंट फ्लो किया, और वेरी स्मॉल करंट इसको चाहिए जिससे थोड़ा सा फ्लक्स ज़्यादा क्रिएट हो जाए। एंड देन थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्स ये एन आरपीएम से रोटेट कर रही है, थोड़ा और ज़्यादा वोल्टेज, थोड़ा और ज़्यादा करंट, तो थोड़ा सा और ज़्यादा करंट ही चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लक्स हियर। तो थोड़ा सा और ज़्यादा करंट चाहिए। तो करंट की वैल्यू पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है फ्लक्स की, नंबर ऑफ टर्न्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो नो लोड से फुल लोड तक, नो लोड में जितना वोल्टेज है टर्मिनल पे, और फुल लोड कनेक्ट करने के बाद जितना वोल्टेज है उसमें स्लाइट डिफरेंस तो होगा ही,
जिसके कारण स्लाइट वेरिएशन करंट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आई एस एच इज इक्वल टू क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर एस एच। तो टर्मिनल वोल्टेज के वेरी करने की वजह से स्लाइट वेरिएशन जब होगा नो लोड से फुल लोड में, क्योंकि नो लोड में क्या डेवलप हो रहा था, ईजी, और यहाँ पे कोई ड्रॉप हो रहा था क्या, नहीं, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी ज्यादा सिग्निफिकेंट। तो यही नो लोड का इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हो जाएगा क्या, ईजी। लेकिन लोड कनेक्ट होने के कारण, लोड कनेक्ट होने के कारण वीटी क्या मिलेगा, ईजी माइनस आई आर ए माइनस बी सी टी ड्रॉप, राइट। ये सारे ड्रॉप इसमें डिडक्ट करेंगे तब जाके वीटी मिलेगा। तो वीटी की वैल्यू क्या रहेगी, लोडेड कंडीशन में कम हो जाएगी, वीटी की वैल्यू कम हुई तो आई एस एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ टन्स क्या है, वो तो सेम बने हुए हैं। तो ऑपरेटिंग फ्लक्स क्या रहेगा, नो लोड से फुल लोड तक ज्यादा चेंज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो शंट एक्साइटेड मशीन में और सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होगा, क्योंकि डीसी एक्साइटेशन लगाया हुआ है हम लोगों ने, सेपरेट डीसी एक्साइटेशन, तो उसका लोड से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो नो लोड से फुल लोड तक परफेक्ट कांस्टेंट रहेगा, राइट। और शंट एक्साइटेड मशीन में अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो that is what the thing mentioned here. The current in the field winding is same approximately at no load to full load condition. Consequently, flux is approximately same in operating region. ये flux की वैल्यू चेंज नहीं करेगी ऑपरेटिंग रीजन में, जहां तक ऑपरेट कराना है हम लोगों को। अप्रोक्सीमेटली फ्लक्स क्या रहेगी, फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट। But the change in the load will affect the excitation because the terminal voltage across the load if changes, कि टर्मिनल वोल्टेज वीटी अगर चेंज होता है एज पर द लोडिंग कंडीशन, चेंजेस मैग्नीट्यूड्स ऑफ वीटी चेंजेस, राइट। तो ये यही चीज लिखा हुआ था हम लोगों ने कि वीटी अगर वेरी करेगी तो आई एफ वेरी करेगा और फील्ड फ्लक्स वेरी करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं। एक बार मशीन बन गई तो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए। आरएसएच क्या है, वो भी फिक्स हो गया, मशीन बनने के बाद, फील्ड वाइंडिंग बन जाने के बाद आरएसएच चेंज होगी क्या, नहीं। लेकिन क्या चेंज होगा, टर्मिनल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस चेंज होगा, वीटी चेंज होगा, टर्मिनल वोल्टेज लोड के हिसाब से वेरी करेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा उसमें, आईएफ वेरी करेगा, जिससे फ्लक्स वेरी करेगा, राइट। लेकिन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड करंट पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स अप्रोक्सीमेटली ऑपरेटिंग रीजन में कांस्टेंट होगा। as we increases the number of tons and used thin conductors, as we increase the number of tons and use thin conductor of field winding, so RSH increased, RSH increase होगा, फील्ड करंट कम हो जाएगा, तो फील्ड कॉपर लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण करंट कम हो जा रहा है, राइट। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, जिसके कारण करंट क्या हो जा रहा है, कम, और करंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो फील्ड कॉपर लॉस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फील्ड कॉपर लॉस में कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से। एंड क्या, क्रिएट मीनिंगफुल फ्लक्स, तो मीनिंगफुल फ्लक्स क्रिएट करने के लिए आईएसएच हम लोगों ने रेड्यूस कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिया। तो लार्ज लेंथ होता है कंडक्टर का एंड मोर नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन दी मीनिंगफुल फ्लक्स, जितना फ्लक्स हम लोगों को चाहिए उतना पाने के लिए। तो ये हुआ यहाँ पे शंट जनरेटर का डिस्कशन ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज जनरेटर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट सीरीज जनरेटर के बारे में बात करेंगे, राइट। तो हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं, तब तक इसको रिवाइज करिएगा आप और चीज़ें समझने की कोशिश करिए, जो भी डिस्कस किया हुआ है हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म करिए, देन हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं, सीरीज मशीन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट 2 मिनट में सेशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग।
तो शंट एक्साइटेड जनरेटर आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सीरीज एक्साइटेड जनरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, तो एक बार रिकैप लेते हैं हम लोग। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में सेपरेट डीसी एक्साइटेशन सोर्स लगा हुआ था, जिस जिसके कारण वोल्टेज था, करंट फ्लो किया, फ्लक्स प्रोड्यूस किया, और ये जो आर्मेचर है, रोटर सर्क्यूटरी, वो एन आरपीएम के साथ थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर रोटेट कर रही है। तो फ्लक्स कटिंग हुई, जिसके कारण आर्मेचर कंडक्टर्स में वोल्टेज का डेवलपमेंट हुआ, एंड जिसको हम लोग ईजी कह रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। जिसको हम लोग ईजी कह रहे हैं, एंड जो कि करंट फ्लो करवाएगी। आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट है इस केस में, सेपरेटली एक्साइटेड में। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है, और यहाँ पे ब्रश कॉन्टैक्ट जो कि स्टेशनरी कॉन्टैक्ट मेंटेन किए हुए हैं। तो ईजी में हम लोग बीसीडी और आरए ऐड करें तब जाके वीटी मिलेगा हम लोगों को, राइट। सॉरी, ईजी में ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप एंड आईए आरए माइनस करें तब जाके वीटी मिलेगा हम लोगों को, राइट। तो ये था केस पूरा का पूरा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। एंड इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या है? 95% सेल्फ एक्साइटेड यूज करते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड मशीन बहुत कम ही देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि इन ऑर्डर टू गेट द डीसी आउटपुट वी हैव टू प्रोवाइड डीसी एज अ इनपुट टू फील्ड वाइंडिंग, राइट। तो इसीलिए 95% ऑफ द जनरेटर्स आर सेल्फ एक्साइटेड ओनली। एंड देन सेल्फ एक्साइटेशन में हम लोगों ने शंट के बारे में बात किया, शंट एक्साइटेड मशीन की। तो रेसिडुअल फ्लक्स होता है, स्मॉल फ्लक्स क्रिएट होगा, ऑलरेडी रहता है, जिसके कारण